नमस्कार। आरएस प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित समस्त सामग्री इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो बता दूं, आप जब तैयारी करें तो दिमाग में ये रखें कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पिछले सालों का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखें तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है प्रारंभिक परीक्षा में राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित 55 से 60 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ें। इसके साथ में लक्ष्य जो गाइड है उसके कुछ जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयुक्त है। बाकी राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी उसकी पुस्तकें पढ़ें। करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए क्रोनोलॉजी और मूमल पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसी कोई विशेष पत्रिका राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए आती नहीं है। और नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर की बात करें तो एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की कोई पत्रिका पढ़ सकते हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई, संवैधानिक पदों पर जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, या हु इज हु, कौन किस पद पर है, इससे संबंधित चुनाव हो गए, नवाचार हो गए, पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित कोई घटना घटी या कोई बड़ा पुरस्कार मिला। तो कहने का मतलब भूगोल, अर्थव्यवस्था, समसामयिक किसी भी खंड से संबंधित जो सवाल है वो 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपके सही हो गए 55, ये सही हो जाएंगे, 15 ये हो जाए, तो मतलब लगभग 70 के आसपास का एरिया यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर संविधान की बात करें तो दोस्तों संविधान के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मान लो 15 सवाल पूछे जाएंगे मोटा मोटी, तो 15 में से जो प्राचीन भारत और मध्यकाल के जो सवाल वो कम होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल ज़्यादा होंगे। और अगर इतिहास में भी बात करें प्राचीन काल की या मध्यकाल की, तो उसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, साहित्य से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो पिछले सालों के पेपर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा क्या सवाल पूछे जाते हैं। और इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़े से काम चल जाए, तो लुसेंट गाइड में जो प्रारंभ के अंदर प्राचीन काल और जो मध्यकाल दे रखा है वो ठीक ठाक स्थिति के अंदर आपको पहुंचा देगा। उसके बाद में और कोई गाइड भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संविधान की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत अपने आप में पर्याप्त है। भूगोल की बात करें तो भूगोल में चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, हर चीज़ को मैप में देखो, है ना। जैसे ये छोटा सा टॉपिक है मिट्टी, तो काली मिट्टी भारत में कहाँ मिलती है, राजस्थान के अंदर कहाँ मिलती है, विश्व में क्या स्थिति है काली मिट्टी के अंदर। तो एक एक चीज़ के अंदर उद्योग देखो, तो उद्योग में देखो राजस्थान के अंदर साहब लोहा कहाँ निकलता है, ठीक है साहब, भारत के अंदर लोहा कहाँ निकलता है, ये निकलता है, विश्व के अंदर कहाँ निकलता है, ये निकलता है। हीरे भारत में कहाँ है, राजस्थान के अंदर कहाँ है, विश्व के अंदर। रोज़ 10 से 15 मिनट का जो समय आप मैप पर दो और आपकी भूगोल पर इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और भूगोल पर अच्छी जब पकड़ होगी ना, तो इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा आपको मुख्य परीक्षा में भी बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि भूगोल जो विषय है वो रटने का विषय नहीं है। हर चीज को मानसिक जैसे क्रीड़ा होती है ना, पजल, पहेली, तो भूगोल का पहली समझो, अभ्यास करो, रुचि लो मानचित्र के अंदर, और आप देखना इतने अच्छे सवाल आपके सही होंगे। जैसे कोई भी टॉपिक हो कि जैसा मैं कहता हूँ साहब मानसून कैसे आता है, तो मानसून में देखो भारत के अंदर कहाँ प्रवेश करता है, कैसे पहुँचता है, क्या उसका मार्ग है। राजस्थान के अंदर देखो कि कहाँ बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ औसत होती है ना। काली मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ मिलती है, राजस्थान के अंदर कहाँ मिलती है, राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, राजस्थान में कोयला कहाँ मिलता है, भारत के अंदर कहाँ मिलता है, विश्व के अंदर कहाँ मिलता है। इस तरीके से देखो भूगोल में बड़ा आनंद आ जाएगा। और भूगोल के अंदर भारत की भूगोल और भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें भी कुछ जो चैप्टर है वो कॉमन है। तो वहाँ भी आपके लिए जब इंडस्ट्री वगैरह आप करोगे, व्यापार वाणिज्य, तो दोनों के कॉमन टॉपिक है। तो मैप पर ध्यान दें। और महेश बर्णवाल जो पुस्तक है आपके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है मेरी दृष्टि में। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है, रामबाण औषधि है, सबसे बढ़िया। और अगर कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मीनारायण नाथुराम का पढ़ सकते हो। और पढ़ो तो क्या नहीं, मेरे को तो बहुत गहरी पकड़ बनानी है तो अलग बात है। बाकी प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी पुस्तक है। और भारत की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसको पढ़ो, उसके शॉर्ट के अंदर 20-20 पेज के अंदर उसके नोट्स बना लो। और जब अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, जनसंख्या के आंकड़े, साक्षरता से संबंधित आंकड़े, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो परिभाषा है प्रतियोगिता दर्पण के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर दर्पण में शुरुआत के अंदर 200-400 परिभाषाएं दे रखी है। तो वो समझो आप, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, अवमूल्यन क्या है, इन चीज़ों को समझोगे तो मुख्य परीक्षा के लिए भी मदद होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में भी आजकल फैक्चुअल सवाल के साथ साथ में कुछ सवाल एनालिसिस से संबंधित पूछे जा रहे, तो टॉपिक को पूरा समझोगे ना भाई। आप ये कहो
कि राष्ट्रीय आय है, तो साहब मैंने पूरी पढ़ ली, दादा भाई नौरोजी जी ने इतनी बताई थी, आर सी दत्त ने इतनी बताई थी। आज़ादी के बाद में राष्ट्रीय आय से संबंधित ये संगठन बने थे जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते हैं। और भारत की बात करें तो वर्तमान के अंदर प्रति व्यक्ति आय इतनी है, सबसे ज़्यादा आय यहाँ पे, सबसे कम आय यहाँ पर है। जीडीपी का मतलब ये है, एनएनपी का मतलब ये है। एक एक परिभाषाएं आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसी तरीके से मैथ्स और मेंटलिटी की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल पुस्तक है। और अगर आप कला जगत से हैं, आर्ट्स से हैं, तो इसमें बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत आती है, तो उनको चाहिए पहले तो बात तो कोशिश करें, अगर मैथ्स और रीजनिंग पकड़ में नहीं आ रही तो आप देखो वो कौन से पॉइंट है जहाँ पे 20 में से कम 7-8 सवाल आप सही कर सको। ऐसी स्थिति के अंदर तो कम से कम पहुँच जाओ, और बाकी जो ध्यान है वो संविधान, इतिहास, भूगोल, इस तरफ थोड़ा ध्यान दे दूँ। इसी तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, साइंस की बात करें, जनरल साइंस के अंदर, तो जनरल साइंस के अंदर जैसे फिजिक्स के टॉपिक हो सकता है आपके समझ में कम आए, तो आप देखो सवाल क्या पूछे जाएंगे। तो मैंने पेपर देखे, लगभग हर साल के पेपर देखे, तो मेरा ऐसा मानना फिक्स है, जैसे मानव शरीर है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। पोषण, प्रोटीन्स क्या है, विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, अनुवंशिक जो बीमारियाँ हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ है ना, प्रमुख रसायन हो गए, पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछ लिया, शोर तीव्रता पूछ ली, डेसिबल से संबंधित इसके लिए कितनी है, ये कैपेसिटी क्या है, ठीक है। साइंस की कोई ब्रांचेज पूछ ली, तो आप पिछले सालों के जो पेपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और आजकल साइंस के अंदर भी ट्रेडिशनल साइंस की बजाय जो वर्तमान के अंदर है ना, स्पेस के अंदर क्या हो रहा, अंतरिक्ष में क्या हो रहा, साथ में मिसाइल के अंदर क्या हो रहा, उपग्रह प्रक्षेपण क्या हो रहा, सैटेलाइट से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, या इस साल का कोई नोबेल पुरस्कार मिला कोई रिसर्च के लिए मेडिसिन के अंदर, तो उससे संबंधित कहने का मतलब है जो करंट जो साइंस है पिछले 2 साल पे उस पर फोकस है। जैसे यूपीएससी में वैसे आरएस के अंदर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसजेनिक पौधे हो गए, है ना। तो इस तरीके से ट्रैक्टर प्रौद्योगिकी हो गई, या मतलब किसी भी तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे अंतरिक्ष से संबंधित हो, चाहे ओशन से संबंधित हो, चाहे जल से संबंधित हो। जैसे यूट्रोफिकेशन नाम आया अखबार के अंदर, तो आप देखो यूट्रोफिकेशन क्या है। तो कहने का मतलब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मोटा मोटी एनालिसिस अपना ये है। अब हम बात करेंगे साहब कौन सा जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों देखो, सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत। आप अगर देखोगे ना राजस्थान से संबंधित सवाल, तो मेरा ऐसा मानना इतिहास के अंदर भी प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन, इससे संबंधित जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रजामंडल के समय में या बाद के अंदर है ना, जिन्होंने किसी पत्रिका का प्रारंभ किया हो, या कोई प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हो, या गांधी जी से जुड़ा हो, कोई उपनाम हो, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो व्यक्तित्व है उनसे संबंधित जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है इतिहास, कला, संस्कृति, और इसमें भी वही बात, जैसे दोस्तों साहित्य है। अब साहित्य के अंदर आप सोचते हो कि सब सर जैन साहित्य पढ़ लें, ब्राह्मण साहित्य, डिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, रासो भी पढ़ लो, और वचनिका पढ़ लो, द्वावेद पढ़ लो। आप देखो पढ़ो इनको, मैं ये नहीं कहता, आप जब पढ़ो ना तो उसके अंदर कैटेगरी मान लो, कैटेगरी बना लो। पहली कैटेगरी कैसी है? पहली कैटेगरी तो कि ये पूछा ही जाएगा। दूसरी कैटेगरी पूछा जा सकता है, तो इन पे तो फोकस करना ही है। 33 और 33, 1/3। अब है कि साहब ये आज तक नहीं पूछे गए हैं, फिर भी हम मान लेते हैं कि पूछ सकते हैं, तो छोड़ो किसी को मत, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना उनको मजबूत करो। कैसे बेसिक से मजबूत करो कि भाई विजयदान जी देता है, आने चाहिए आपको। सूर्यमल जो मिश्रण है वो आपको आने चाहिए। बांकीदास जी जैसे मान लो आपको आने चाहिए। और वर्तमान के अंदर जैसे लक्ष्मी कुमारी चौडावत हो गए, या जो महत्वपूर्ण इस साल का केंद्रीय साहित्य अकादमी से संबंधित जो पुरस्कार है वो किसको मिला, ये है। बाकी आपने देखो कभी जैन साहित्य से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा गया, है ना। हम किताबों में, गाइडों में देखते हैं कम से कम 1-1 हज़ार जो किताबों की जो लिस्ट आ जाती है, तो एक बार आप उनसे गो थ्रू जरूर हो जाइए, सरसरी दृष्टि से उनको जरूर देखिए। कैसे सरसरी देखने का फायदा क्या होगा? जब आप एक बार पढ़ लोगे, आपने ये पढ़ लिया कि साहब ढोला मारू दुआ है कवि कलोल है, आपने एक बार पढ़ा, आपके दिमाग के अंदर लगा। अब वापस जब उसने परीक्षा में सवाल पूछा तो हो सकता है टीचर ऐसे सवाल पूछ ले कि ढोला मारू दुआ किसने लिखा, तो उसके अंदर जो विकल्प है ना, वो विकल्प एक यादवेंद्र शर्मा चंद्र दे दे, तो आप कहोगे नहीं साहब यादवेंद्र शर्मा चंद्र तो आधुनिक साहित्यकार हैं, ये नहीं है। फिर जो एक ऑप्शन है उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ दे दिया, तो आप कहोगे नहीं पृथ्वीराज राठौड़ तो साहब मैंने पढ़ रखा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, तो उस पर आप क्रॉस लगा दोगे। एक और कोई व्यक्तित्व पूछा तो उस पर आप क्रॉस लगा दोगे, आपको दो अगर नहीं आता है तो भी आप कवि ढोला मारू दुआ कवि कलोल सही कर दोगे। तो कहने का मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, एक बार गो थ्रू जरूर होना है, लेकिन पढ़ाई को टुकड़ों में बांट लीजिए कि साहब ये 1/3 अति इंपॉर्टेंट, ये 1/3 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, और बाकी थोड़ा सा।
तो जो फोकस है ना, जो पिछले सालों के जो पेपर पूछे जा रहे हैं उनके आसपास के अंदर ही आपको करना है। तो कहने का मतलब राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए प्रारंभ में राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ो, उसके बाद में आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और उसके बाद में कुछ जो चैप्टर नहीं है, हालांकि मेरा ऐसा मानना है अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो, शॉर्टकट चाहते हो, तो लक्ष्य गाइड पढ़ सकते हो जो सारे सिलेबस को राजस्थान को कवर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। हो सकता है मान लो कि गाइड से सवाल ही नहीं पूछे जाए तो उस समय आपकी स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ेंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी के पढ़ेंगे तो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। इसलिए मैं गाइड की बजाय आपको कहता हूँ राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें है ना और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें वो पढ़िए, लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की। इतिहास की जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आधुनिक भारत के अंदर स्पेक्ट्रम पढ़ो, प्राचीन काल के अंदर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते लूसेंट का प्राचीन काल मध्यकाल आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। विश्व और भारत के भूगोल की बात करें तो मैंने आपको बताया खनिज, पर्यावरण, इस तरीके से भारत के भूगोल के साथ में विश्व का भूगोल भी करो, मैथ पर विशेष ध्यान दो। महेश बर्णवाल से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और अगर महेश बर्णवाल शुरुआत में समझ में नहीं आए तो आप एनसीईआरटी की भारत का भूगोल है उसको पढ़ो, विश्व का भूगोल पढ़ो। और एनसीईआरटी की किताबें तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें समय नहीं लगता, एक नोवेल की तरह बहुत रुचि के साथ में पढ़ो। बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम दे रखे हैं, चित्रों से समझा रखा है, तो आपको चीज इतनी समझ के अंदर आएगी। जैसे आपने देखा कि काली मिट्टी के, हाँ साहब काली मिट्टी यहाँ पे निकलती, ये बेल्ट है। तो एनसीईआरटी क्या है, आपकी जो बेसिक है ना उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करती है। परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिक से संबंधित ही पूछे जाते हैं। और राजस्थान के भूगोल के लिए आप डॉक्टर भल्ला से की किताबें सबसे स्तरीय और प्रमाणिक है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भारत के संविधान, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, शासन प्रणाली की, तो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक पर्याप्त है। कुछ चैप्टर जैसे लोक नीति हो गए, लोक कल्याणकारी राज्य, नागरिक अधिकार पत्र, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल आरएस की जो गाइडें हैं उनमें हो सकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें सुरेंद्र कटारिया सर के गाइड में से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लक्ष्य गाइड है उसमें भी अच्छा दे रखा है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक चार्टर, ये जो टॉपिक है, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, मुख्य परीक्षा में भी 50-50 शब्दों में ये पूछे जाते हैं, अच्छे तरीके से तैयार करो। अर्थशास्त्र में जैसे मैंने बताया कि आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक पढ़ सकते हैं। लक्ष्मण नाथुराम का कि भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहिए तो। बाकी प्रतियोगिता दर्पण को जरूर अच्छे तरीके से तैयार करो क्योंकि ये जो सारे टॉपिक है, बजट निर्माण, बैंकिंग है, राजकोषीय घाटा, स्टॉक एक्सचेंज, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, पंचवर्षीय योजना, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, उदारीकरण, निजीकरण, ये प्रतियोगिता दर्पण में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मैंने आपको बताया कि है ना, जैसे मानव शरीर है, पोषण है, अंतरिक्ष है ना, मिसाइल है, इंस्टीट्यूट है, पर्यावरण है, ओजोन है, ग्लोबल वार्मिंग है। इस तरीके से पिछले सालों के आप पेपर देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। अनाड़ी की तरह नहीं पढ़ना है, पिछले सालों के पेपर पे सिलेबस पे फोकस करते उसी तरफ है। हो जाए 8-10 सवाल इधर उधर जो आपने नहीं पढ़ रखा आ जाए तो टॉपर थोड़ा ही बनना है। आप तो ये मानो बिल्कुल कि जो मैंने पढ़ रखा है, बिल्कुल जो बेसिक पढ़ रखा है उसमें मेरी गलती नहीं है। पिछले सालों के पेपर को रोज देखते रहो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो। मैथ्स और मेंटलिटी के मैं कह ही चुका हूँ, आरएस अग्रवाल। तो दोस्तों अभी तक हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एनालिसिस कर लिया और पिछले सालों के अंदर जो पेपर का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है, अच्छा स्तर होता जा रहा है। तो और एक आपने देखो, जैसे राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर है, मैंने अभी 1 साल भर पहले कोई पेपर हुआ था, मैंने देखा था, आप मानोगे नहीं, शुरुआत के 10 ऐसे अटपटे सवाल पूछे हुए थे और मुझे लगता है मेरा राजस्थान जी के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पकड़ है। मुझे 10 में से मुश्किल से 2 सवाल आ रहे थे। क्यों? अब अल्लड़ बल्लड़ सवाल, मारवाड़ी में एक शब्द है ना, अल्लड़ बल्लड़, कुछ भी पूछना हो तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर तो कोई इलाज नहीं। तो आरएस परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं पूछा जाता, बहुत स्तरीय सवाल पूछे जाते हैं और 2-4 कोई सवाल इधर उधर पूछ ले तो अलग बात है। बाकी जितने भी एग्जाम है, चाहे रीट हो, चाहे राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल हो, उसमें सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेहुदा होते हैं। तो आरएस के एग्जाम के अंदर लगभग कोई 2-4 सवालों को छोड़ दे तो ऐसे नहीं होते, ना कोई विवादों की इतनी स्थिति होती जितनी रीट या दूसरे एग्जामों के अंदर होती है। तो आप स्तरीय पुस्तकें पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, बार बार पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़ें। और मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, है ना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दूं जहां आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और राजस्थान में कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि साहब मैं कोचिंग की सुविधा की वजह से पढ़ नहीं पाया, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। मेरे पास जो ज्ञान है, जो मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है आरएस की परीक्षा के लिए मैं आपको अच्छे तरीके से ज्ञान देने में सक्षम हूं। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, निष्काम और कर्म योद्धा बन करके तैयारी कीजिए और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करिए और दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, मस्त रहिए, दुनिया की परवाह नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस कुर्सी पे बैठ करके खुद के प्रति अन्याय मत कीजिए, जम करके पढ़िए।